Hello everyone. So in this session we are going to discuss all the international conferences related to environment, especially the climate change. In this one session, biodiversity से related जो international conference है जैसे कि साइट CMS, it has already been discussed in the app के session में international conferences of biodiversity में it has been discussed. The most important lectures would be given here and the complete playlist and the details of Prachand batch. If you want to join, you can click on the comment section or description of the video and visit the app जहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल सकती है. ठीक है. So let's start with the session. देखो, I have included the handwritten notes as well. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टिल क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, सारी चीजें. ओके. नाउ एक बेसिक अगर फ्रेमवर्क हम देखें, द बेसिक फ्रेमवर्क, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी कि आपका सबसे पहले टेम्पोरल सीक्वेंस देखे तो इट वाज 1972 व्हेन इट वाज द फर्स्ट टाइम जब लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमें एनवायरनमेंट बचाना जरूरी है. एंड द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं. ठीक है, जहां पे दो बहुत प्रोमिनेंट क्लब्स आए थे. वन वाज द क्लब ऑफ रोम and the second was one, the Syria Club. बहुत फेमस स्टेटमेंट्स दिए थे that you can also use in your essays. स्टेटमेंट क्या थे? The earth is like a spaceship. There is no blind opposition to development, but opposition to blind development. सीरिया क्लब का स्टेटमेंट था कि we should use our resources judiciously, okay, because we do not have external supply of resources. And there was a चीज निकल के आई थी, ठीक है, कि आप पढ़ते हो लिमिट्स टू ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लोग इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, इतना ज्यादा ग्रोथ के पीछे भागने लगे थे दैट द एनवायरनमेंट वाज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इसी के फॉलो अप में एज यू कैन सी हियर, जस्ट फॉलोइंग अप दिस, यूएनईपी. ओके, 1975 में यूएनईपी 5th ऑफ जून को फॉर्मेशन हुआ, जहां पे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं. ये सीबीडी, सीएमएस और साइट्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एंड साइट्स के एक तरीके से आप बोलते हो कि इनके हेडक्वार्टर्स को होस्ट करता है. इट इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इट्स इन नायरोबी, केनिया. ठीक है, नायरोबी केनिया में इसके हेडक्वार्टर्स है. आफ्टर दैट सेकेंड मेजर चीज कब हुई थी? इट हैपेंड इन वियना कन्वेंशन. ओके, 1985 में there was Vienna Convention that decided for conservation of ozone layer. ओजोन लेयर से रिलेटेड कंजर्वेशन की बात की गई थी. इसी के फॉलो अप में देयर वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, अब सिंस इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इट इज समवॉट रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब पोल्यूशन वाला लेक्चर आएगा. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, सो 1985 और 1987 में आया था. बट 1987 में एक और चीज आई थी. व्हाट वाज इट? 1987 में देयर केम ब्रुटलैंड कमीशन. ब्रुटलैंड कमीशन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था. नॉर्वे के पीएम ने बोला था, अवर कॉमन फ्यूचर. ये पूरा एक मैं टाइमलाइन बता रहा हूं आपको, कहीं पे ये चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी. और यहाँ पे जो टर्म था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट वाज कॉइन्ड. ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बन गए थे. जो टर्म था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो कॉइन हुआ था. और इसी के फॉलो अप में 1988 में देयर केम आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. आईपीसीसी, इसको किसने बनाया था? प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है. यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ ने मिलकर बनाया था इसे. ओके, और ये क्या करती है? इट रिलीजेस असेसमेंट रिपोर्ट. रिसेंट में जो रिपोर्ट निकला था, 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकला था, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. क्या बोलता है कि भाई क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का करंट स्टेटस क्या है, वनरेबल कंट्रीज कम्युनिटीज क्या है, व्हाट शुड बी द वे टू कोप विद इट. ओके, अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा. द मेन टॉपिक स्टार्ट होगा
1990 में, 1990 में, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर, यूएनसीईडी वाज फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इट्स एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1990 में कॉइन हो गया था। ठीक है। अब इसी के बाद आपका क्या बना था, इसी के बाद व्हाट वाज फॉर्म्ड, इस स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, रियो अर्थ समिट वाज फॉर्म्ड। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है आपको लिखे फॉर्मेट में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज इन 1972, इसी में हमारे जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था। ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको लिखित में मिल जाएगी, पीडीएफ आप मतलब डायरेक्ट ऐप में या फिर टेलीग्राम पे आई शेयर द पीडीएफ इन टेलीग्राम। ओके। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में था। नाउ ब्रुटलैंड कमीशन, अवर कॉमन फ्यूचर, वी हैव डिस्कस। नाउ विल टॉक अबाउट द अर्थ समिट। इसको बहुत ध्यान से समझना हमें, व्हाट इज दिस अर्थ समिट। ओके। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1990 में, 1990 में यूएनसीईडी वाज फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। नाउ सिंस वी वर एंटरिंग 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में एंटर करने के पहले हमने सोचा कि इसका एक एजेंडा बनाया जाए कि व्हाट शुड बी द एजेंडा ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें कैसे करके ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज होने से रोकना है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एजेंडा। इस मीटिंग को एजेंडा 21 भी बोलते हैं। एंड मीटिंग हुई 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील की सिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियो अर्थ समिट। वी कॉल इट एज रियो अर्थ समिट। बहुत ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज है। अब रियो अर्थ समिट से तीन चीजें निकल के आई। व्हाट वर द थ्री थिंग्स, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। द सेकेंड वॉज, व्हाट वॉज द सेकेंड थिंग, इट वॉज सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम इन डिटेल बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी की इंटरनेशनल कन्वेंशन। एंड द थर्ड वन वाज यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इट्स डबल सीडी। ये तीन चीजें थी। अब हम पहले डिटेल में बात करेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी। इसके अंदर जो मीटिंग्स होती थी, ठीक है, हर साल डिसाइड किया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मिलेंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हर साल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप वन कब हुआ था, 1994 में हुआ था बर्लिन में। कॉप थ्री हुआ था 1997 में, इट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। कॉप 21 हुआ था 2015-16 में, इट इज नोन एज पेरिस एग्रीमेंट। कॉप 28 आपका दुबई में हुआ था, यूएई में। और कॉप 29 रीसेंट वाला बाकू में हुआ था। ठीक है। इनसे जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सीबीडी वी हैव डिस्कस्ड इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन डिटेल। यूएनसीसीडी का मेन मोटिव क्या है कि जो डेजर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है उसको चेक करना। ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें मॉप होता है, मीटिंग ऑफ पार्टीज होता है, लैंड न्यूट्रलिटी नेटवर्क, लैंड डिग्रेडेशन नेटवर्क, ऐसे रिपोर्ट्स निकाली जा रही है। ये एक चला रही है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, कि सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके काउंटर्स में हम पेड़ लगा के डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकना। मेन फोकस हमारा डिस्कशन इस पे रहेगा। ठीक है। तो आइए मैं आपको कॉप की जर्नी में लेके चलता हूँ। रियो अर्थ समिट हम बात कर चुके हैं। एजेंडा 21 वाज द डॉक्यूमेंट। ओके। एजेंडा 21 21st सेंचुरी के डॉक्यूमेंट था। और एक यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बना रियो अर्थ समिट में। इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स 2020-25 के आई गेस, ये आपके प्रीलिम्स 16-17 के आसपास पूछा जा चुका है। ठीक है। अब जो रियो अर्थ समिट, इट इज नॉन लीगली बाइंडिंग। तीन एग्रीमेंट्स थे, सीबीडी, यूएनएफ ट्रिपल सी एंड यूएनसीसीडी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। एजेंडा 21, अब देखो यहां पे हम सबसे पहले यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर चलते हैं। ओके। फिर रियो प्लस 10, रियो प्लस 20 में बाद में आएंगे। ओके। फर्स्ट लेट्स गेट इनसाइड द, ठीक है, कॉप्स। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि फर्स्ट कॉप आपका बर्लिन में था, कुछ खास चीजें नहीं हुई। हेडक्वार्टर्स भी इसके जर्मनी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉप थ्री, इट इज क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में हुआ था, इंडिया ने भी रिप्रेजेंट किया था। व्हाट वाज द मेन मोटिव इन क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का मेन मोटिव क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग,
आई एम सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है, हमें कम करना है, खत्म करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया। मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब धीरे धीरे कंट्री को टारगेट्स दिए गए। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो 2012 से स्टार्ट हुआ, इसमें बोला गया कि भाई आपको इन गैसेस, इन 6 गैसेस एमिशन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि अर्थ के हीट को ट्रैप करता है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा रहा है, इन गैसेस को आपको फेज्ड आउट मैनर में, ठीक है, एक फेज्ड आउट मैनर में इसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, अब ये टारगेट्स दिए गए थे कंट्रीज को। अब इन टारगेट्स को समझने के लिए हमें थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। टारगेट्स के लिए कंट्रीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। NX1, NX2, नॉन एनेक्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। NX1 में डेवलप्ड नेशंस आ गए। NX2 में इन डेवलप्ड नेशंस में से जो सुपर डेवलप्ड नेशंस होंगे, यहाँ पे देखिए, जो कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, यहाँ पे 45 डेवलप्ड नेशंस है। तो इन 45 में से भी जो 20-22 नेशन जो OECD के मेंबर्स होंगे, सुपर डेवलप्ड नेशंस होंगे, वो इसमें आ जाएंगे NX2 में। ठीक है, नॉन एनेक्स में डेवलपिंग नेशंस आ जाएंगे, इंडिया, चाइना, सब। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में अफ्रीका के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ जाएंगे, ऑल द थर्ड वर्ल्ड नेशंस। ठीक है, इन 4 हिस्सों में कंट्रीज को इनने बांट दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला गया इसमें, ये चलो ये चीज हमें समझ में आ गई। पहली चीज क्या, कि 6 गैसेस बता दिए कि जिसको कम करना है फेज आउट मैनर में, और 4 हिस्सों में कंट्रीज को 4 ग्रुपिंग में बांट दिया। ओके, अब 3 मार्केट मैकेनिज्म्स थे। व्हाट आर द 3 मार्केट मैकेनिज्म्स? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग या फिर कार्बन ट्रेड। बहुत ध्यान से समझना है इसको, हर साल इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्री में भी मेंस में भी, एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आराम से समझते हैं एक एक करके। ओके, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लास्ट में देखूंगा। सबसे पहले बात करेंगे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। व्हाट इज दिस जॉइंट इंप्लीमेंटेशन? इस चार्ट में वापस आओ, कि इसमें NX1 एंड NX2 नेशंस साथ में मिलेंगे, साथ में मिलके ये ऐसा टेक्नोलॉजी निकालेंगे, आपस में टेक्नोलॉजी फाइनेंस शेयर करेंगे, ताकि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सके। एमिशन कैसे कम कर सकते हैं? कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, ओके, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इससे तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकल रहे, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो। दिस मैकेनिज्म इज सेड टू बी जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सेकेंड जो मैकेनिज्म था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म? समझना थोड़ा ध्यान से। अब देखो, आज के डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट की हालत हो रही है, वो कौन से कंट्रीज की वजह से हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ द NX2 कंट्रीज, जिसमें USA, ब्रिटेन, फ्रांस, सुपर डेवलप्ड नेशंस आ जा रहे हैं। इनने 17th और 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए थे, फुल तरीके से कोल थर्मल पावर प्लांट्स को एक्सप्लॉइट करके खुद तो डेवलप हो गए, और इनने पूरी क्लाइमेट की ऐसी तैसी कर दी। तो अब इसका भुगतान किसको? डेवलपिंग नेशंस को भी करना पड़ रहा है। अब डेवलपिंग नेशंस को भाई इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है, उनको तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करना ही पड़ेगा, वरना वो डेवलपिंग के डेवलपिंग ही रह जाएंगे, किसी भी फॉर्म में डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसमें एक टर्म आप देखोगे बार बार, जब मोदी जी UN में जाते हैं, हमारे जो लीडर्स UN में जाते हैं, तो एक टर्म बोलते हैं कार्बन जस्टिस। कार्बन जस्टिस और हिस्टोरिकल इंजस्टिस बोला जाता है कि भाई जब ये रिस्पॉन्सी आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग का इशू मेजरली डेवलप्ड नेशंस के कारण हो रहा है, तो हम डेवलपिंग नेशंस को नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी क्यों दी जाए? व्हाई इट शुड बी गिविंग टू द डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, चाइना? तो जिसने नुकसान किया, भरपाई भी वही करेगा।
भरपाई कैसे होगा? भरपाई का मैकेनिज्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इस सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एनेक्स टू के नेशंस, एनेक्स वन नहीं है याद रखना, सिर्फ एनेक्स टू के नेशंस को नॉन एनेक्स नेशंस में, नॉन एनेक्स नेशंस में इनको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ेगी जिसके थ्रू नॉन एनेक्स नेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ऐसी चीजों मतलब एनर्जी में इन्वेस्ट कर सके जाकि इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। और इसी पर्पस के लिए एक फंड बनाया गया है, इसी पर्पस के लिए एक फंड बनाया गया है। द नेम ऑफ द फंड इज एडेप्टेशन फंड, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड एडेप्टेशन फंड, जहां पे एनेक्स टू नेशंस इस एडेप्टेशन फंड की मदद से, ठीक है, लीस्ट डेवलप नेशंस और नॉन एनेक्स नेशंस को फंड एंड फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जो डेवलप्ड नेशंस रहते हैं ये फंड देने को रिलक्टेंट रहते हैं। सेकंड चीज, डिले करते हैं। थर्ड चीज, टेक्नोलॉजी शेयर करने में ये थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है चीजें। समझ में आ रही है बात? ये दो चीजें समझ में आ गई। अब जो थर्ड मैकेनिज्म हो गया, थर्ड मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझेंगे। इट इज सेट टू बी कार्बन ट्रेडिंग। अब कार्बन ट्रेडिंग को मैं आपको समझाता हूँ। ओके, आई विल एक्सप्लेन द कार्बन ट्रेडिंग। ओके, कार्बन ट्रेडिंग को समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझे। ओके, सी, इसको बहुत ध्यान से देखना। लेट्स से यहाँ पे एनेक्स टू नेशन है जो कि एक डेवलप नेशन है, इट इज अ डेवलप नेशन। यहां पे नॉन एनेक्स नेशन है जो कि एक डेवलपिंग नेशन है ना। और एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यूएसए डेवलप नेशन, यहाँ पे डेवलपिंग नेशन इंडिया आ गया। अब बेटर समझोगे। अब यूएनएफ ट्रिपल सी क्या करेगी? सारे नेशंस को कोटा दे दिया। लेट्स से यूएसए को कोटा दिया कि आप 100 यूनिट, हालांकि एक कार्बन सर्टिफिकेट 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बराबर होता है, पर हम समझते हैं कि कार्बन कोटा दे दिया कि आप एक साल में, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, एक साल में 100 यूनिट से ज्यादा CO2 का एमिशन नहीं कर सकते, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर सकते। इंडिया को कोटा दे दिया 50, लेट्स से 50 एग्जांपल के तौर पे। अब हमने जब फाइनल देखा कि यूएसए ने एक्चुअली एमिट कितना किया, यूएसए ने एक्चुअली एमिट किया 105, इंडिया का एमिशन है 40, डेवलपिंग नेशन है। लेट्स एग्जांपल, तो इंडिया के पास +10 कार्बन बचा हुआ है, इनका -5 में चला गया, तो ये डेवलप नेशंस के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि ये 5 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के बराबर इसे किसी भी डेवलपिंग नेशन को मदद करना होगा थ्रू फाइनेंस या फिर टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपना क्या कर सके, वो अपना क्या कर सके, एमिशन को कम कर सके। इसको दूसरी तरीके से भी अगर अपन देखें, दूसरा तरीका क्या हो गया, इंडिया के पास 10 सरप्लस है, तो यूएसए क्या करेगा, इंडिया से 5 कार्बन कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा। ओके, 5 कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा, और ये 5 कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा यूएसए, तो इसका ये -5 कैंसिल होके ये इसका 100 पे आ जाएगा, और इंडिया इसको जो सरप्लस है इंडिया के पास, इंडिया उसे सेल करके पैसे कमा सकता है। सो दिस, ये जो कार्बन के सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग हो रही है, कार्बन के सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन ट्रेडिंग। ये इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, कार्बन स्टॉक मार्केट पे इसकी ट्रेडिंग होती है। मतलब इसमें खरीदारी डेवलप नेशंस को करना पड़ेगा। पर लेट्स से कि अगर डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया, उसका कोटा 55 हो गया 50 की जगह, तो डेवलपिंग नेशन को खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। कोटा के अंदर मतलब रहना डेवलप नेशंस को कंपलसरी है, बट डेवलपिंग नेशंस को कंपलसरी नहीं है। बात समझ में आई? मतलब सिंपली, और एक कार्बन सर्टिफिकेट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? 1 मेट्रिक टन CO2 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या निकल गया, क्या क्रिटिसिज्म निकल गया कि जो ये बाइंडिंग कोटा का ऑब्लिगेशन था, इट वाज ओनली ऑन द डेवलप्ड नेशंस, नॉट फॉर द डेवलपिंग नेशंस। तो यूएसए ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया, और भी काफी डेवलपिंग नेशंस ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। आई होप कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे इसमें, ठीक है, जिसके थ्रू, और अलग अलग कमिटमेंट पीरियड थे जिसमें
इंडिया ने भी रेटिफाई किया, जिसमें इसको CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना था। तो इसके अप्रेजल और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, अब 2022 में एक मीन्स का क्वेश्चन आया था, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause warming in the light of Kyoto Protocol. How should this answer be framed? इस आंसर को फ्रेम कैसे करना है? आपको सबसे पहले, ओके, फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आप इसे आईपीसीसी रिपोर्ट की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। आईपीसीसी रिपोर्ट क्या बोलता है कि एट द एवरेज राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज सेड टू बी ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन एडवेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, NOx, ये सारी चीजें। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका क्या पूछे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछे, इट इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। सो यू हैव टू थिंक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ग्लोबल क्लाइमेट के कंपोनेंट्स क्या हो गया, टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ओके, ओशन करंट्स। इसका एवरेज राइज का टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या राइज हो जाएगा, तो ठीक है, इसके वजह से, ठीक है, ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट होंगे, एनिमल्स पे क्या इंपैक्ट होंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट होगा, एनिमल्स में डिसीज बढ़ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फंगल इन्फेक्शन बढ़ेंगे। विंड सर्कुलेशन, लोकल विंड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा, क्रॉप्स को डैमेज होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या, लोकल लेवल पे प्रेसिपिटेशन होगा, अर्बन हीट आइलैंड्स बनेंगे, तो देखो जैसे अर्बन एरियाज में फ्लडिंग आपको देखने को मिलेगी, हेडली सेल का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, सी लेवल राइज होने लग जाएगा, ओशन करेंट्स में देयर वुड बी राइज ऑफ सी लेवल। सी लेवल राइज होगा तो आइलैंड्स का सबमर्जेंस होगा। आप पैसिफिक आइलैंड्स की केस स्टडी बता सकते हो, मुंबई की केस स्टडी बता सकते हो, साओ पोलो की केस स्टडी बता सकते हो। द थर्ड पार्ट, explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases. कंट्रोल मेजर्स विद रेफरेंस टू क्योटो प्रोटोकॉल। आपको ये 3 मैकेनिज्म, CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड कार्बन ट्रेडिंग, ये चीज आपको समझानी है। सिंपल, आप इस वे में आंसर को लिखोगे, आपको आराम से 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे। दैट वुड बी मोर देन इनफ टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। ठीक है, सो आई होप आपको एक अप्रोच समझ में आया है कैसे करके आंसर लिखना है। द वॉर, जो वॉर प्रोग्राम है उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को PYQs के आंसर राइटिंग ही करवाऊंगा, नो नीड टू वरी। ओके, डिटेल्स आपके मेंटरशिप में आपका प्रचंड बैच चल रहा है, आप ऐप में जाके देख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट कोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। बीच में देखो और समिट्स हुए थे, जैसे COP10, कैंकुन समिट। कैंकुन समिट मेक्सिको में, देयर वाज ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का $100 बिलियन का कॉर्पस था, जिसमें सिंपली डेवलप नेशंस को डेवलपिंग नेशंस के लिए पैसा देना था। तो ये ऑब्वियसली पैसा कभी देना नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट हम मेन बात करेंगे COP21, इट इज द पेरिस एग्रीमेंट। बहुत ध्यान से समझना है इसको। पेरिस एग्रीमेंट पे देखो, सबसे पहले क्या चीज बोली थी, पेरिस एग्रीमेंट पे टारगेट दिया गया था। व्हाट वाज द टारगेट, कि इतना आने के पहले, 2100 AD आने के पहले, हमें एवरेज टेम्परेचर राइज, जो एवरेज टेम्परेचर राइज, इसको 1.5 डिग्री के अंदर रखना, और ज्यादा से ज्यादा इट शुड बी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? सेकंड, सेकंड टारगेट क्या दिया गया था, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर, लैंड एरिया का 33% करना है। इंडिया का भी 24 है। एंड थर्ड मेजर थिंग, इसमें INDC की बात की गई थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, की हर एक नेशन को कैसे करके वो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करेंगे, उसका एक पाथवे बताना है। ठीक है, जैसे मैं इंडिया की अगर INDC की बात करूं, तो इंडिया का था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी की प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। इसमें से 100 आपका सोलर हो जाएगा, 60 विंड हो जाएगा, 10 बायोगैस हो जाएगा, और 5 माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो जाएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स माइक्रो, छोटे वाले। सबसे एम्बिशियस इंडिया का था। तो क्या अभी हमने टारगेट पूरा किया? नहीं, हम कुछ इनसे पीछे रह गए थे। जैसे आप देखोगे इंडिया में जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना,
ठीक है, रूफ टॉप सोलर, ये सब इसी को फुलफिल करने के लिए पूरा है। ठीक है, हमें एक और टारगेट क्या था कि 2030 के लेवल पे, ठीक है, 2030 तक 2005 में जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का लेवल, तो इसमें 30% इंटेंसिटी कम करना है CO2 एमिशन के। अब इसमें एक और चीज निकल के आई, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि जो भुगतान, जो गंदगी करेगा वो, उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और देखो, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के सबसे बड़ा फेल होने का रीजन क्या था कि सिर्फ बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस वर ऑन डेवलप नेशंस, डेवलपिंग नेशन का कोई रोल नहीं था। तो इसमें डेवलपिंग नेशंस का भी रोल है। इंडिया भाई जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, उसने भी अपना INDC दिया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया ने। अब इस INDC के कारण व्हाट हैपेंड, ये INDC देने के कारण तो एक टर्म निकल के आ गया था, कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है, पर ये नहीं है कि इंडिया जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ नहीं करेगा। डेवलपिंग नेशंस भी अपने हैसियत के हिसाब से स्टेप्स लेंगे। इंडिया का हालांकि, ये इंडिया के मतलब सबसे एम्बिशियस प्लान है, जबकि सबसे डेवलपिंग नेशन है। डेवलप नेशन से इतने अच्छे प्लान्स नहीं बनाते। दैट शोज इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल्स। ठीक है, सो इट इज कंबाइंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब ये एंटर कब हो जाएगा, ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा जब 53 कंट्रीज, जो कि 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जब इसे साइन कर देगी तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा और फोर्स में आ जाएगा। तो ये आ चुका है 2020 में ही। ठीक है, INDC की बात की गई है, नॉन बाइंडिंग, हालांकि INDC नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि यार देखो, बस कंट्री स्टेप ले, बाइंडिंग नहीं कर पाया तो यार देखो, आप उस पर एक पेनाल्टी नहीं लगा सकते। और हर 5 साल में एक ग्लोबल UNFCCC क्या करेगी, एक ग्लोबल स्टॉक टेल, ठीक है, मॉनिटरिंग करेगी। ग्लोबल स्टॉक टेल मॉनिटरिंग करेगी कि भाई आपने जो INDC बनाया, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिया, आप उसको फॉलो करने के लिए क्या कर रहे हो, और आपने उसमें कितने प्रोग्रेस को अचीव किया है, उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा UNFCCC। इट विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल स्टॉक टेल। गरीब नेशन को फाइनेंस दिया जाएगा। क्लियर, दीज आर मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो 2 डिग्री के बिलो। रिच कंट्रीज इसमें एक $100 बिलियन का कॉर्पस देगी। ठीक है, एडेप्टेशन फंड का अपग्रेडेड फंड रहेगा, जिसमें जो डेवलप नेशंस क्या करेगी, डेवलपिंग नेशन को इस फाइनेंस $100 बिलियन के फाइनेंस के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस है उसको फुलफिल करेगी। हालांकि पैसा ये पूरा हुआ नहीं है। क्लियर, ये चीज हम सारी चीजें देख चुके हैं। 2023 से हर 5 साल में रिव्यू होगा। ओके ठीक है, तो इट वाज अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। लेटेस्ट वाला एग्रीमेंट हमें पढ़ना है, COP26 ग्लासगो। इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इंडिया ने टारगेट दिया था पंच अमृत। पंच अमृत में दीज वर द टारगेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये बोला था कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब बिना कोल इन सब के, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 500 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। मतलब 175 गीगावाट का जो टारगेट था वो अपग्रेड होकर अब 500 गीगावाट तक आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी टोटल एनर्जी का 50% होगा बाय 2030। 1 बिलियन कार्बन एमिशन को कम करेंगे हम। कार्बन इंटेंसिटी 45% तक, जो कार्बन की एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे। एंड नेट जीरो टारगेट हमारा 2070 तक है। नोट नेट जीरो मतलब जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो, उतना ही आप कैप्चर कर ले रहे हो बाय ग्रीन, मतलब एफॉरेस्टेशन एंड XYZ टेक्निक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें काम आती है। ठीक है, पंचामृत, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू राइट द आंसर्स। कोई भी क्लाइमेट चेंज के आंसर्स लिखने में यू कैन यूज द कंक्लूजन में, आप पंच अमृत के टारगेट्स को बहुत अच्छे से डाल सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट COP28। COP28 यूएई में हुआ था। एंड COP29 के ऊपर एक सेपरेट डिटेल, इसी की जस्ट बार डिटेल्ड वीडियो आएगा, आप ऐप में चेक कर लेना। ठीक है, बाकू का मतलब वो था, बट हम इसमें अभी COP28 के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, COP28 में क्या बात की गई, ये 2024 के मतलब 23 के एंड में हुआ था। ओके, ग्लोबल स्टॉक टेल जो पेरिस एग्रीमेंट में अभी बात की थी, उसका हर 5 साल में पीरियोडिक रिव्यू होगा। अब इसमें बोला गया कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे। यहीं पे इसका क्रिटिसिज्म, हाउ, कैसे करोगे, इसके बारे में बात नहीं हुई। ठीक है,
वर्ल्ड ने क्या बोला कि भाई फॉसिल फ्यूल्स को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे 2050 तक, नेट जीरो। इंडिया ने इस टारगेट को 2070 का दिया है ना। अब देखो पैराडॉक्स, देखो ये स्टार्ट किया था यूके और कनाडा ने मिलकर। अब ये लोग ऐसे टारगेट तो दे रहे हैं बट खुद ही कोल एंड पेट्रोलियम माइंस का ऑक्शनिंग कर रहे हैं, तो इट इज देयर हिपोक्रेसी। ओके। अब इसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात हुई है। इनने क्या बोला है कि एक अलग से नया फंड बनाएंगे। फंड का नाम क्या होगा, न्यू, ये प्री में आ सकता है क्वेश्चन आपके, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, अलग से फंड बनाएंगे $500 बिलियन का। अब यार मजे की बात देखो भाई, आपसे ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन तो डेवलप नेशन से पैसा दिया नहीं है, $500 बिलियन देंगे। ओके। लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में ये देखो COP27 में लाया गया था, इजिप्ट में जो हुआ था शर्म एल शेख डिक्लेरेशन। इसमें बोला गया था कि भाई डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशंस को बराबर कंट्रीब्यूट करना है, तो इंडिया एंड चाइना ने इसका अपोजिशन किया था। क्यों भाई, आप डेवलप नेशन से आप ज्यादा करोगे। रिन्यूएबल एनर्जी का की हमने बात कर ली। एक ग्लोबल कूलिंग प्लेज की बात की गई है, किसके अंडर, यूएनईपी। ओके, एक इनिवेटिव है जस्ट चिल इनिशिएटिव। तो ये याद रखनी है किसने दिया था, वो ग्लोबल कूलिंग, कि कैसे करके हम अडेप्टेशन करके जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे अरेबियन डेजर्ट, इन सब में हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे करके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल क्लाउड्स फॉर्मेशन जैसे टेक्निक से। किसने दिया था, यूएनईपी। ये भी प्री में पूछ सकता है आपके। अब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूथ का एंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया यूनिसेफ ने। ये सब COP28 के अंदर हो रहा है, दुबई, यूएई में। एक और डिक्लेरेशन था कि न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करने के लिए बात की गई है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करेंगे 2050 तक, बट ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। कैसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग लेक्चर्स में कितने एंगेज्ड हैं। कि एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, बनाया गया था कि कुछ नेशंस तक ही न्यूक्लियर एनर्जी कन्फाइंड रहे, बाकी किसी नेशन के पास नहीं जाए। और इधर आप दूसरी तरफ COP28 में क्या बोल रहे हो कि न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल करना है, तो आपको सारे नेशंस को देना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ 20-25 नेशन तक रखो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि सबको दो ताकि इसको ट्रिपल कर सके, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, पैराडॉक्स है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का क्या एंगेजमेंट था COP28 में। हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट किया। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक तरीके का इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे के फॉर्म में इंसेंटिव दिया जाएगा, अगर वो कुछ एफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो। लीड इनिशिएटिव इंडिया और स्वीडन ने मिलकर लॉन्च किया था COP28 में, ताकि इंडस्ट्रीज जो हो गए, ऑटोमोबाइल, आईटी इंडस्ट्रीज, इनको परस्यू किया जाए कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रीन बिल्डिंग कोड को फॉलो करो, ग्रीन स्पेसेस बनाओ, आप क्लाइमेट चेंज के लिए आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल करो। किसने किया था, इंडिया और स्वीडन ने। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, मैंने आप लोगों को पोल्यूशन में नमामि गंगे मिशन पढ़ा है। नमामि गंगे मिशन का इंटरनेशनल वर्जन की 95 प्लस कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। कौन लीड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। प्री में पूछा जा सकता है कि आप 95 प्लस कंट्रीज के रिवर्स को, जैसे गंगा रिवर को क्लीन किया वैसे क्लीन किया जाएगा। ठीक है। तो ये इंडिया के मेजर एंगेजमेंट्स हो गए। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉप में इंडिया ने कौन कौन सी चीजें अपोज किया है, कोल फेज आउट, मीथेन प्लेज, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, लॉस एंड डैमेज फंड, ये सब इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। प्री में पूछा जा सकता है, पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम और मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐप में अपलोड हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसर्न्स, क्या क्या इसमें ग्लोबल कंसर्न्स थे। ओके, सबसे पहला ग्लोबल कंसर्न, व्हाट वाज द मेजर ग्लोबल कंसर्न, फर्स्ट मेजर ग्लोबल कंसर्न, इसको हम समझते हैं। कोल फेज डाउन के रेजिस्टेंस, जैसे मैंने यूके वाला एग्जांपल दिया, एक तरफ यूके क्या बोल रहा है कि हम कोल को खत्म कर देंगे, दूसरी जगह कोल माइंस का ऑक्शनिंग कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंस, पैसा डेवलप नेशंस देना ही नहीं चाह रहे पैसा, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इन सब में, अडेप्टेशन फंड में। क्लियर मैकेनिज्म, आप ये तो बता दे रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को ट्रिपल करोगे, बट कैसे, हाउ के फैक्टर पे बात नहीं हो रही। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मेंस के आंसर लिखने में यूजफुल रहेंगे। कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी, वही चीज, टाइमलाइन नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स को कैसे करके फेज आउट करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है।
अब मैं एक बार शॉर्ट में कॉप 27 की बात कर ले, तो हालांकि ये पुराना हो चुका है, आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें क्या साइन नहीं किया। तो इंडिया ने इसमें इंटरनेशनल ड्रॉट अलायंस से ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया। बाकी ये पुराना हो चुका है, 22 का हो चुका है, तो इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। कॉप 29 को एक अपकमिंग सेपरेट लेक्चर में मैं डिटेल में आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू द पीपीटी, ठीक है। पीपीटी में जो मैं मतलब आपको चीजें बता रहा था, यूएनईपी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट यूएनईपी, आईपीसीसी, ऑलराइट, सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। Okay. इसके पहले मैं थोड़ा सा इस पे आ जाऊं, जस्ट मिनट। देखो, आप जस्ट शो योर प्रेजेंस इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो यार, इतने मेहनत से ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे तो यार फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, तो इसका सेंस नहीं रहेगा यार फिर। ओके, दिस। तो हमने कॉप को डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमने लेटेस्ट क्या डिस्कस किया था कि 1992 में 1992 में देयर वाज रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट हो गया था। अब 1992 में देखो, रियो अर्थ समिट जो हुआ था, इसके हर 10 साल में रिव्यू लिया जाता है। इसी रिव्यू के बारे में देखते हैं। 2002 में, ओके, इन 2002 देयर वाज रियो प्लस 10। रियो के 10 साल बाद मिले कि भाई जो हमने बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या उसके फुलफिलमेंट के लिए कंट्रीज कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। तो जोहानिसबर्ग में समिट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। एंड 2012 में देयर वाज रियो प्लस 20। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया गया था, ओके। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, कॉइन किए गए थे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी तक रियो प्लस 20 तक हुआ है। इसी बीच में इसी बीच में एक और क्या चीज आई थी? यूएन रेड प्रोग्राम, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। मेन मोटिव यूएन यूनाइटेड नेशन रेड का क्या था कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो फॉर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। फॉरेस्ट कैसे होगा? आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर दो और इस रीजन को फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और इस रीजन को इको टूरिज्म में प्रमोट करो। जैसे कि आप हिमालयाज इन सब में, हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो, तो टूरिस्ट आएंगे तो लोकल लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्सेस मिलेंगे और फॉरेस्ट भी कंजर्व होगा। ये है रेड प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन से इस चीज के लिए पैसे मिलते रहेंगे। किसने स्टार्ट किया था? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी प्लस यूएनईपी। इसी का अपग्रेडेड वर्जन रेड प्लस था। ये वॉलेंट्री डेवलप किया था, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी के मेंबर्स थे। इनने वॉलेंट्री डेवलप किया था कि इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई हैं। ओके, यहां तक सारी चीजें समझ में आई हैं। देखो, रियो प्लस 20 कहाँ पे हुआ था? जो अभी मैंने बताया था, ये ब्राजील में ही हुआ था। यहाँ पे क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकल के आए थे। ये वाले गोल्स थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पीडीएफ से आप एक बार देख लेना। ये सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग मेंस आंसर। मैं बताऊंगा आपको जब वॉर इनिशिएटिव होगा, राइट आंसर्स रेगुलरली, उसमें मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार, क्लियर। क्योटो प्रोटोकॉल, दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं अपन। इंडिया का कॉप में अपन ने देख लिया, कंसर्न्स देख लिए, रेड प्लस वी हैव टॉक्ड अबाउट, ओके। आईपीसीसी के बारे में बात कर चुके, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने बनाया था। यूएनईपी के बारे में बात कर चुके, दीज आर सम ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ यूएनईपी। रिपोर्ट से एक बार जस्ट गो थ्रू इट, कई बार प्री में सिंगल लाइनर आ जाता है, जैसे अर्थ आवर पूछा जा चुका है, ठीक है। क्लीन अप द वर्ल्ड, ये सारे कुछ कुछ रिसेंट कैंपेन्स चल रहे हैं। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी पूछा जा चुका है, ओके। ओके, अब एक हम रियो अर्थ समिट में एक और ऑर्गेनाइजेशन निकला था। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। कब बना था? 1992, रियो अर्थ समिट। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? कहीं पे भी वर्ल्ड में एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो इसको ये फंड, फाइनेंस एंड फंडिंग प्रोवाइड करता है। एनजीओ है एक टाइप का, ठीक है। जैसे इसका फेमस प्रोग्राम है स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, सिविल सोसाइटीज, कम्युनिटीज को पैसा देता है, ठीक है। स्पेशल एक और मेजर प्रोग्राम है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। बस नाम याद रखने, और इसके अंदर क्या है, क्या कैसी चीजें होती है हमें नहीं जानना एग्जाम के लिए, ओके। लीस्ट डेवलप फंड, कैपेसिटी बिल्डिंग,
एडेप्टेशन फंड नागोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन में भी जीएफ पैसा देता है। बस ये चीज याद रखने की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में जीईएफ का क्या इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का? ग्रीन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिक्रिएशनल एग्रीकल्चर, इसके लिए पैसा देता है। एक और प्रोग्राम चल रहा है इसका, सिक्योर हिमालयस, हिमालय के पूरी इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए पैसा देता है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पैकेज फॉर रूरल लाइवलीहुड, ये एक और पैकेज है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, आसाम एंड उड़ीसा में। ये तीन आपको 1 2 3 नाम थोड़े से याद रखने आपने। ओके। अभी एक पीवाईक्यू है, इन सारे पीवाईक्यूज को मैं वॉर इनिशिएटिव में करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरीज यहाँ पढ़ते हुए चलो, वॉर इनिशिएटिव, राइट आंसर्स रेगुलरली में, ये सारे पीवाईक्यूज में लिखवाऊंगा। ओके, फॉर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन द प्रचंड बैच, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है एनरोलमेंट जिसमें। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज अ पीवाईक्यू। व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, व्हाई इट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज? ओके, क्या है इसका आंसर? रियो प्लस 20 क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही भाई, इधर से ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकल के आए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, आईपीसी से अलग है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग है। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर? ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस, डिस्कस जो वर्ड है इसको ब्रॉड स्टेटमेंट बना दे रहा है, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में, लेट्स से स्वीडन में कोई अगर साइंटिस्ट इस आइडियाज को डिस्कस कर भी रहा है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये इतना ब्रॉड है कि इसमें आंसर तीन होना ही है, बट फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक्स ऑन फार्मलैंड, बिल्कुल, इससे देखो बसाल्ट रॉक्स कार्बन को कैप्चर करता है। अल्कलिनिटी बाय एडिंग लाइम, लाइम से क्या होता है? बेसिक केमिस्ट्री, लाइम ऐड होने से कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनता है, हमारे घर पे जो व्हाइट वॉशिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। कार्बन कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, यस। अबंडेंट माइंस, कार्बोनेटेड वाटर्स, बिल्कुल ये टेक्निक इट इज गिवन इन द एनसीईआरटीज। अब देखो इनमें से कोई सी भी टेक्निक आप अगर लेट्स से कि आपको नहीं पता, आप बस इतना फोकस कर रहे हो कि इनमें से कोई सी भी टेक्निक अगर वर्ल्ड में कहीं भी डिस्कस भी की जा रही है, तो यार किसी मतलब मैंने आपने भी ये चीज कहीं डिस्कस कर ली कि भाई अगर ऐसे से अपन कर सकते हैं कि तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। पॉल्यूशन लेवल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी में सीधे कंसेप्ट को हमने कवर किया इसको। आईएनडीसी अब भी हमने देखा है, वी हैव जस्ट सीन। प्लान एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट पे निकला, ये इंडिया का 175 गीगावाट है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम क्या था? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, डिफॉरेस्टेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन, क्यों? लोकल कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो तीनों से ही मोटिव हो जाएंगे। ठीक है। एजेंडा 21 क्यों न्यूज पे है? ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये 1992 रियो अर्थ समिट को बोलते हैं। ओके, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, इट इज रियो प्लस 10। ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फर्स्ट प्रपोज बाय क्लब ऑफ रोम नहीं, इट इज फर्स्ट प्रपोज इन रियो प्लस 20। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हाँ 2030 से अचीव करना, 30 तक। ठीक है। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हाँ यार कार्बन फाइबर्स होती हैं, लॉजिकल चीज है। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकिल, भाई टेक्नोलॉजी 3R टेक्नोलॉजी रिड्यूस रिसाइकिल, कार्बन की सारी चीजें रिसाइकिल हो जाती है। सेकंड ऑप्शन गलत, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप पीपल, ये सारे क्लाइमेट चेंज जो कन्वेंशंस हैं इसको हमने डिस्कस किया। COP 28 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिंक है अगर आप प्रचंड मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे मैं 1 to 1 मेंबर मेंटरशिप दे रहा हूँ। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्रीलिम्स का मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द प्राइस इज 5499, 5499 इसकी प्राइस है, और मंथली ईएमआई में आप इसको पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।